नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपीसी आज आपके लिए प्रेमचंद की एक कहानी बूढ़े काकी की मूल संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें दिखाए गए जो अमानवीय और मानवीय संदर्भ हैं वो आज के परिवेश में प्रासंगिक उठते हैं। कोविड-19 के दूसरे चरण में जिस प्रकार की मानवीय गतिविधियां सामने आई हैं, एक सीमित धरातल पर इस कहानी में भी पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा और परिवार के द्वारा काकी के प्रति दर्शाया गया है। लेकिन कहानी के अंत में रूपा ने जो प्रायश्चित किया है, क्या आज के स्वार्थी लोग जो जनता के साथ कृत्य कर रहे हैं उन्हें भी कहीं अफसोस हुआ होगा। इस आदर्शवादी देश में ऐसी घटनाएं बहुत ही प्रासंगिक हैं। शायद यही कारण है कि हमारे किसी भी रचनाकार ने आदर्शवाद को हमेशा खोखला दिखाने का प्रयास किया। खैर, उसकी चर्चा कभी अलग, चाहे वो सत्य हरिश्चंद्र हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हों जो अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी सीता जी को प्रेगनेंसी की अवस्था में जंगल भेज देते हैं, चाहे वो पांडव हों जो कूटनीतिज्ञ कृष्ण के साथ धर्म युद्ध में न जाने कितनी बार अधर्म का सहारा लेते हैं। खैर, तो आइए हम इस कहानी को देखते हैं जो आज भी प्रासंगिक है मूल संवेदना के धरातल पर। प्रेमचंद लिखित बूढ़ी काकी कहानी की मूल संवेदना। प्रस्तुत कहानी हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का सृजन है। वे इस देश में उस समय निवास करने वाले 42% देशवासियों अर्थात किसानों और मजदूरों के रचनाकार माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर उन्होंने अपने कहानी संग्रह सोजे वतन के ब्रितानी हुकूमत द्वारा जलवा दिए जाने पर प्रेमचंद के छद्म नाम से हिंदी में लिखना आरंभ किया। सामान्यतः ये माना जाता है कि उन्होंने उर्दू में 169 तथा हिंदी में 308 कहानियों का लेखन किया। वे एक ऐसे दक्ष कथाकार हैं कि उनकी किसी एक ही भाषा की रचनाएं अर्थात हिंदी या उर्दू उन्हें अमर बनाने के लिए समर्थ हैं। प्रेमचंद एक प्रयोगधर्मा रचनाकार कहे जाते हैं। कारण यह है कि उन्होंने अपने लेखन में प्रस्तुत होने वाली मान्यताओं में व्यावहारिक धरातल पर निरंतर परिवर्तन किया है। वे गांधी के साथ ही कार्ल मार्क्स और दयानंद सरस्वती की मान्यताओं के समर्थक होकर भी किसी के प्रति अंधश्रद्धा नहीं रखते। सभी के सिद्धांतों के जीवन दर्शन को मिलाकर वे अपना स्वयं का ऐसा जीवन दर्शन विनिर्मित करते हैं जो सर्वजन कल्याणकारी हो। यही कारण है कि लेखन के दौरान उनकी मान्यताएं निरंतर बदलती रहती हैं, जिसके 3 प्रमुख चरण माने गए हैं। नंबर 1, 1915 से 1920 ईस्वी तक पूर्णतया आदर्शवादी रचनाएं। यहाँ मित्र ध्यान रखें, 1915 मैंने इसलिए लिखा है कि प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती थी जो 1916 में छपी थी। अब उनकी पहली हिंदी कहानी सौत मानी जाती है जो 1915 में छपी थी। इसलिए प्रेमचंद का समय 1915 से 1936 माना जाना चाहिए मेरे विचार से। तो नंबर 1, 1915 से 1920 ईस्वी तक पूर्णतः आदर्शवादी रचनाएं। 1921 से 1936 ईस्वी तक आदर्श एवं यथार्थवादी रचनाएं। नंबर 3, 1931 से 1936 तक लगभग यथार्थवादी रचनाएं। उल्लेखनीय है कि विद्वान उन्हें आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार मानते हैं, जबकि उन्हें यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी रचनाकार कहना कहीं अधिक संगत है, अर्थात यथार्थ की तरफ बढ़ने वाला आदर्शवादी रचनाकार। प्रस्तुत कहानी द्वितीय चरण की रचना अर्थात 1921 से 1930 ईस्वी के मध्य लिखी गई मानी जा सकती है। मूल संवेदना की दृष्टि से इसके कुछ प्रमुख धरातल इस प्रकार देखे जा सकते हैं। नंबर 1, यथार्थवादी संदर्भ। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम होता है। यही कारण है कि न चाहते हुए भी कभी कभी उसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो अनपेक्षित होते हैं। प्रस्तुत कहानी में बूढ़ी काकी
बेवा अर्थात संतान एवं पति रहित। बेवा बेटा यूपी में पूर्वांचल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो संतान रहित एवं पति रहित स्त्री होती है उसके लिए होने के कारण अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम को इस शर्त के साथ सौंप देती हैं कि जीवन के अंतिम चरण तक उनकी परवरिश करेंगे। संपत्ति थी भी पर्याप्त, परंतु समय बीतने के साथ परवरिश के सारे वादे बेमानी बनने लगे और काकी की परवरिश में कोताही नहीं बरती जाने लगी, बल्कि उनका तिरस्कार भी होने लगा, जिसका पुरजोर विरोध काकी जब करने लगी तो उनके प्रति अन्याय किया जाने लगा। घर में बच्चे भी माँ बाप के नक्शे कदम पर काकी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। यद्यपि बुद्धिराम को यथार्थ का ज्ञान तो था, सोचते भी थे कि काकी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, परंतु स्वार्थ या लालचवश वे स्थिति सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। वस्तुतः आज यही व्यवहार लोग अपने निकट से निकट रिश्ते वाले बुजुर्गों के साथ करने लगे हैं। इसीलिए ये कहानी इस धरातल पर प्रासंगिक बन जाती है और वास्तव में हमें बताती है कि आज वृद्धाश्रम क्यों इतने ज़्यादा खुल रहे हैं। ये केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक यथार्थ भी है। तो नंबर 2, जीवंत ग्रामीण परिवेश। वस्तुतः प्रेमचंद समकालीन भारतीय ग्रामीण परिवेश के चित्रण में अधिक रुचि लेते थे, क्योंकि उनका मानना ही यही था कि वास्तविक भारत गांव में ही निवास करता है। यही कारण है कि उनकी अधिकांश कथात्मक रचनाएं ग्रामीण संदर्भों या ग्रामीण जीवन शैली पर आधारित हैं। इस कहानी का यथार्थ भी कुछ ऐसा ही है। ग्रामीण जीवन शैली को उन्होंने यहाँ एक व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया है। वाराणसी के आसपास की जीवन शैली आज भी कुछ वैसी ही है जैसी इस कहानी में दर्शाई गई है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनकी रचनाओं पर की गई यह टिप्पणी कि उत्तर भारत की जीवन शैली को देखने के लिए प्रेमचंद के कथा साहित्य का अवलोकन कर लेना पर्याप्त है, अक्षरशः संगत लगती है। नंबर 3, भाग्य की विडंबना। मानवीय जीवन सतत संघर्ष का दूसरा नाम है, जिसमें निज चेता नहीं होता है, हर चेता तत्काल की उक्ति निरंतर चरितार्थ हुआ करती है। प्रायः अपेक्षा से कम या ज़्यादा का अर्जन ही भाग्य की विडंबना कहा जाता है। काकी के साथ परिस्थितियों ने जो क्रूर मजाक किया है उसे भाग्य की विडंबना ही कहा जा सकता है, और प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण कथा साहित्य में बार बार ऐसे संदर्भों की प्रभावी प्रस्तुति की है। उनकी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में विख्यात पंच परमेश्वर की पृष्ठभूमि तो लगभग ऐसी ही है, और इसे नकारा भी नहीं जा सकता कि इसमें कोई अतिरंजना या कल्पनाशीलता मात्र है। नंबर 4, आस्थावादिता। अपने लेखन के दूसरे चरण तक प्रेमचंद पूरी तरह आदर्शवादी थे। इसीलिए आरंभ में पंडित बुद्धिराम को काकी के प्रति सदा सही दिखलाकर और अंतिम चरण में कहानी को सुखांत बनाकर उन्होंने उस इंसान और इंसानियत को मरने से बचा लिया है जो आज कोविड-19 महामारी के दौर में उपभोक्तावादी मानसिकता के कारण बहुत ही घिनौना स्वरूप धारण कर प्रस्तुत हुई है। लेकिन यह कहना असंगत नहीं कि शायद वो भी परिस्थितियों के बदलाव को समझकर प्रस्तुत संदर्भ को सशंकित होकर ही प्रस्तुत कर रहे थे। तभी तो काकी के द्वारा जूठे पत्थरों से बीन बीन कर पूड़ियाँ खाते देखकर रूपा की आत्मा कांप उठी, पर आज शायद स्वार्थी लोगों की आत्मा मर चुकी है। नंबर 4, बाल मनोविज्ञान। कहानी में बाल मनोविज्ञान का भी बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रस्तुतिकरण हुआ है। दोनों बेटे माता पिता से काकी को परेशान करने की पूरी शिक्षा ले चुके थे, किंतु लाडली जिस किसी भी कारण से काकी के प्रति संवेदनशील थी। यहाँ काकी के प्रति बच्चों का आचरण, मित्र विशेष करके तिलक चढ़ने के बावजूद पंडित बुद्धिराम के सुपुत्र मुखराम का घर की बुजुर्ग काकी के पास तक न आना, ये परंपरा है आज भी कि अगर किसी बच्चे की शादी के पहले कोई कार्यक्रम होता है या शादी होती है तो घर के बुजुर्गों के पास वो आशीर्वाद लेने अवश्य आता है। माँ बाप दबाव बना के भेजते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, जो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कुछ बता जाता है। बेटी बेटी का अंतर भी विशेष रूप से जिसकी सत्यता को प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह कहानी प्रेमचंद के समकालीन मध्य भारत के गाँवों की
जीवन शैली के एक महत्वपूर्ण परिदृश्य का जीवंत संचित्र मानी जा सकती है। किस्सा गोई पद्धति में प्रस्तुत यह कहानी सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों पर आधारित होने के साथ साथ उन धार्मिक आस्थाओं को भी स्पर्श करती है जिसके कारण अद्यावधि हिंदू और हिंदुत्व भटकाव से बचते रहे हैं। मुख्य पात्रों में काकी और लाडली के साथ साथ पंडित बुद्धिराम और रूपा का नाम लिया जा सकता है। ये परस्पर पूरक हैं और इन्हें वर्ग चरित्र कहा जा सकता है। इसमें संवादों का बहुत ही सार्थक उपयोग हुआ है। पारस्परिक संवाद के साथ ही अंत में रूपा का अपने को धिक्कारने वाले संदर्भ आत्मकथात्मक संवाद के रूप में मर्मस्पर्शी बन गए हैं। भाषा बोलचाल के निकट की है जो हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद को स्थापित करती है। शैली की दृष्टि से सभी शैलियों विवरण, वर्णन, भाव और विचार के साथ आत्मकथात्मक एवं हास्य व्यंग्य का यथास्थान सार्थक उपयोग हुआ है। कहानी हिंदी प्रदेश की प्रेमचंद के समकालीन परिवेश 1921-1930 के मध्य की रचना लगती है, परंतु इसमें व्यक्ति संदर्भ आज भी कहीं भी और कभी भी मिल सकते हैं, अतः कहानी देश काल की सीमा से मुक्त कही जाएगी। इसका वातावरण आरंभ में गंभीर है, आरंभ में सामान्य है, किंतु धीरे धीरे गंभीर और स्पर्शी बन गया है। यही कारण है कि यह प्रेमचंद की ही नहीं हिंदी साहित्य की विशिष्ट एवं अमर कहानियों के मध्य स्थापित है। कहानी का मूल उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन संदर्भों का एक यथार्थ दिखाना है जिसमें इंसान और इंसानियत दम तोड़ देते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि रचनाकार अपने प्रयास को सार्थकता प्रदान करने में पूरी तरह सफल हुआ। मैंने बताया था कि प्रेमचंद ने चाहते हुए भी इसे दुखांत न दिखा करके सुखांत दिखाया है, लेकिन शायद ये उनकी कोई मजबूरी थी। अतः बूढ़ी काकी शीर्षक यह कहानी संवेदना और शिल्प की दृष्टि से एक सफल रचना कही जा सकती है जो आज भी प्रासंगिक लगती है। थैंक यू।